नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। उसका ये सेकंड वीडियो है। मतलब फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि जो भी कमज़ोर ग्रुप हैं उनके बारे में। मतलब हम लोगों ने गरीबी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, पॉवर्टी लाइन वगैरह। तो आज वल्नरेबल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो कमज़ोर ग्रुप हैं उनके बारे में। तो जो प्रोपोर्शन है लोगों का जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो सेम नहीं है। मतलब हर एक ग्रुप में अगर देखा जाए, सोशल ग्रुप में या फिर इकोनॉमिक कैटेगरी जो इंडिया में है उसमें वो लोगों का जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर नहीं है। सोशल ग्रुप जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग। इसी तरीके से और है क्या कि जो भी इकोनॉमिक ग्रुप में भी हैं, तो इकोनॉमिक ग्रुप में भी जो सबसे कमज़ोर ग्रुप के जो लोग हैं वो कौन हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, और जो अर्बन कैजुअल लेबर जो हैं वो भी इनमें शामिल हैं। और ग्राफ यहाँ पे शो करता है कि जो लोगों का परसेंटेज है जो कि इन ग्रुप्स में शामिल होते हैं वो तो नीचे हम लोग ग्राफ देख लेंगे थोड़ी देर में। जबकि एवरेज जो लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं वो भारत में 22 हैं, और जिसमें से 100 में से 43 जो लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और उन्हें अपना जो बेसिक नीड मतलब मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पाती है। इसी तरीके से इसमें 34% जो लोग हैं वो कैजुअल वर्कर्स हैं शहरी क्षेत्रों के, जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, और लगभग 34% कैजुअल लेबर जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करते हैं, और 29% जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट से हैं जो कि गरीब हैं। तो डबल डिसएडवांटेज है लैंडलेस होना, मतलब जो भूमिहीन कैजुअल वेज लेबर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनका तो समझिए कि दुगना हानि है। एक तरीके से सोशल ग्रुप में तो डिसएडवांटेज है ही, दूसरा उनका इकोनॉमिक ग्रुप में भी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा हानि है। और सोशल ग्रुप में हो गया जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अगर वो हैं तो ये पॉपुलेशन जो है मतलब इनमें बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है। कुछ अभी नए नए स्टडीज बताते हैं कि अब हुआ क्या कि शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़ करके बाकी जो तीनों ग्रुप हैं उनमें अब जो गरीबी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा घटा है। अब गरीब लोगों की संख्या जो है वो कम हुई है। जैसे शेड्यूल कास्ट में, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स में और अर्बन कैजुअल लेबर्स जो हैं उनमें गरीबी का बहुत ज़्यादा मतलब अब गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा घटी है। अब इन सब सोशल ग्रुप्स के अलावा अब इनइक्वलिटी भी है इनकम में, मतलब लोगों का जो आय है उसमें भी बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं फैमिली के अंदर ही। यदि पुअर फैमिली की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सबसे ज़्यादा, तो कुछ केसेज में वो जो प्रभावित होने वाले लोग हैं इकोनॉमिक स्तर पे, मतलब उनके इनकम में जो असमानताएं होती हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो उनमें होते हैं सबसे ज़्यादा महिलाएं हो गई, उसके बाद बुजुर्ग लोग हो गए, उसके बाद फीमेल इन्फेंट्स, मतलब घर में जो रिसोर्स अवेलेबल है वो भी उन्हें बराबर नहीं मिल पाता है। तो अब हम देखेंगे एक स्टोरी एक इंसान की जिसका नाम है शिवरमन, उसके बारे में। तो शिवरमन जो है वो एक छोटे से गांव करूर गांव में तमिलनाडु के नज़दीक रहता है। मतलब करूर एक शहर है तमिलनाडु में, वहीं के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहता है। करूर जो है वो फेमस है अपने हथकरघा मतलब हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए, कपड़ों के लिए, और यहाँ लगभग इस गाँव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन जो है वो एक कॉबलर है कास्ट से, और वो खेतों में काम करता है एज ए एग्रीकल्चर लेबर, और उसे एक दिन का 160 रुपया मिलता है। लेकिन ये जो काम है उसे केवल 5 से 6 महीने ही मतलब साल में मिल पाता है जब कृषि का काम रहता है, जबकि दूसरे समय वो शहर में जाकर के दूसरे और जॉब्स करता है। उसकी वाइफ जो है शशिकला
वो भी उसके साथ काम करती है, लेकिन उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है और वो उतना ही काम करती है जितना कि शिव रमन, फिर भी उसे केवल 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ही मिलता है सेम वर्क के लिए। उसके फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। शिव रमन की 65 ईयर्स ओल्ड विडो मदर है जो कि बीमार रहती है और उनकी ज़रूरत है, मतलब डेली उन्हें दवा की ज़रूरत होती है जो कि पूरा नहीं हो पाता है। उसकी 25 ईयर ओल्ड एक अनमैरिड सिस्टर है। उसके 4 बच्चे हैं जो कि 1 ईयर से लेकर के 16 ईयर एज ग्रुप के हैं, मतलब उसके बीच के। उनमें से 3 जो हैं वो गर्ल्स हैं और जो यंगेस्ट है उनका जो चिल्ड्रन में जो यंगेस्ट है वो सन है। तो कोई भी जो गर्ल है वो स्कूल नहीं जाती है और किताबें खरीदना या फिर दूसरे चीज़ जो कि स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए जो ज़रूरी है वो उनके परिवार में लग्जरी माना जाता है। और जो मैरिड है मतलब ऑल्सो गेट देम, और वो लोग सोचते हैं कि क्या है कि अगर लड़कियों को कुछ दिन बाद तो शादी कर ही देना है तो फिर आखिर उन पे शिक्षा पे क्यों खर्च किया जाए। उनकी जो माँ है वो अब इंटरेस्ट मतलब जीवन में वो रुचि खो चुकी हैं और वो बस इंतज़ार में रहती है कि किस दिन उनकी मृत्यु, मतलब मृत्यु के इंतज़ार में है। उसकी जो बहन है और जो बड़ी बेटी है वो घर का ख्याल रखती है। शिव रमन का प्लान है कि जब उसका बेटा स्कूल जाने योग्य हो जाएगा तो उसे स्कूल भेजेगा। उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है वो उसकी वाइफ के साथ मिलकर के मतलब काम नहीं करती, मतलब साथ में वो अच्छे से नहीं रहती हैं क्योंकि शशिकला को लगता है कि उसकी बहन जो है वो उनके लिए बोझ है। लेकिन शिव रमन जो है अभी तक सूटेबल ग्रूम मतलब दूल्हा उसके लिए नहीं खोज पाया है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। जबकि उनका जो फैमिली है वो बहुत मुश्किल से 2 वक्त का भोजन उन्हें नसीब हो पाता है। शिव रमन किसी तरीके से एक टाइम दूध खरीदता है, वो भी अपने छोटे बेटे के लिए, जो उसका बेटा है बहुत छोटा उसके लिए। अब इंटर स्टेट डिसपैरिटीज यानी कि राज्य आधारित जो असमानताएं हैं, मतलब अलग अलग राज्यों में जो गरीबी का जो संख्या है वो अलग अलग है। तो भारत में दूसरा एस्पेक्ट्स है और डायमेंशन है गरीबी का। जो प्रोपोर्शन है गरीब लोगों का वो हर एक स्टेट में बराबर नहीं है, जबकि स्टेट लेवल पॉवर्टी इस तरीके से गवाही देती है कि सेकुलर डिक्लाइन हुआ है, मतलब गरीबी में बहुत ज़्यादा कमी आई है 80 के दशक में, मतलब 70 के दशक में। और जो सक्सेस रेट है गरीबी के घटने का वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो रिसेंट एस्टीमेट दिखाता है कि अगर पूरे भारत का हेड काउंट रेशियो देखा जाए तो ये 21.9% है 2011-12 के हिसाब से, जबकि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ये सब जो भारत का जो इंडियन पॉवर्टी लेवल है यानी 21.9% से इनका जो पॉवर्टी लेवल है इन स्टेट्स का वो ज़्यादा है। और अगर ग्राफ देखा जाए तो बिहार और उड़ीसा जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट में शामिल है। उड़ीसा में 33.7% गरीब लोग हैं, जबकि बिहार में 32.6% लोग। अब ग्रामीण गरीबी के अलावा मतलब गरीबी जो है इन राज्यों में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं है बल्कि अर्बन पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। और अगर कंपैरिजन देखा जाए तो केरला में गरीबी का बहुत ज़्यादा मतलब डिक्लाइन हुआ है। केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल में। अब अगर देखा जाए पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में तो यहाँ ट्रेडिशनली गरीबी जो है वो घटी है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो गरीबी को घटाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। केरला जो है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, इसलिए वहाँ भी गरीबी घटी है। और वेस्ट बंगाल में भूमि में सुधार हुआ है, मतलब जिसके कारण गरीबी घटी है। अगर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो फूड ग्रेन्स का है, मतलब जो जन वितरण प्रणाली है जो लोगों को अनाज बांटती है, जो राशन का जो दुकान है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन सुधारों में, मतलब उसी के कारण सबसे ज़्यादा ये सुधार हुआ है। अगर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देखा जाए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पॉवर्टी सिनेरियो, तो जो प्रोपोर्शन है डेवलपिंग कंट्रीज का वही सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, जो देश अभी विकासशील है। और ये डिफाइन किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि यदि किसी भी
व्यक्ति का जो आय है वो 1.90 डॉलर से कम है प्रतिदिन का, तो वो गरीब है। और ये जो है वो 1990 में 35% था, जो कि 2013 में घट करके 10.6% हो गया है। मतलब अब 10.68% से अधिक लोग 1.90 पर डॉलर से ज़्यादा कमाते हैं। जबकि जो ग्लोबल पॉवर्टी का जो रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये भी किस पे निर्भर करता है, तो रीजनल मतलब क्षेत्र अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में इसमें गरीबी का जो डिक्लाइन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखा जा सकता है। अब पॉवर्टी डिक्लाइन जो है वो चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत तेज़ी से गरीबी का उन्मूलन हुआ है, बहुत तेज़ी से गरीबी घटा है, जिसका कारण है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया गया है। और जो नंबर था चाइना में गरीबों का वो 1981 में 88.3% था, जो कि 2008 में घट करके 14.7% और 2013 में केवल 1.9% रह गया है। और अगर साउथ एशियन कंट्रीज की बात की जाए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ भी बहुत तेज़ी से गरीबी का मतलब गरीबी जो है वो घटी है। मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो 54% से 15% पर गरीबी आ गई है अगर इन सारे देशों की बात की जाए, साउथ एशियन कंट्रीज की। जबकि इन सभी डिक्लाइन में जो परसेंटेज है पुअर का और जो नंबर है मतलब गरीब लोगों का जो घटा है वो 44% से घट करके, मतलब 1990 में 44% गरीब लोगों की संख्या थी, वो 2013 में घट करके 17% ही रह गया है। क्योंकि जो गरीबी का जो डिफिनेशन है वो भारत में दिखाता है बहुत सारा नेशनल एस्टिमेट्स, मतलब राष्ट्रीय एस्टिमेट्स, जो कि हायर है। गरीबी का जो लाइन है उससे लोगों का जो इनकम है वो हायर है। और अगर सब सहारा अफ्रीका में बात किया जाए तो यहाँ जो गरीबी है वो बहुत कम घटी है, मतलब 1990 में 54% थी, जबकि 2013 में ये घट करके केवल 41% ही हुई है। जो रेशियो है पॉवर्टी का वो भी घटा है 16% 1990 से 5.4% 2013 में। ये कहाँ की बात है, तो सब सहारन अफ्रीका की। पॉवर्टी जो है वो किसी किसी देशों में आ भी गया है, जैसे कि रसिया जो सोशलिस्ट कंट्रीज था वहाँ ऑफिशियली कोई गरीब नहीं थे पहले, लेकिन अब आ गया है। अब प्रोपोर्शन जो है लोगों का जो कि गरीबी के अंदर रह रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत अगर डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब क्या है कि यदि प्रति व्यक्ति 1.90 डॉलर से कम कमाता है तो वो गरीब है। और एक नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है यूनाइटेड नेशन का, कि उसका पर्पस क्या है कि 2030 तक हर एक तरीके की जो गरीबी है उसे हटा देना है, उसका अंत कर देना है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि गरीबी का कारण क्या क्या है। तो बहुत सारे नंबर ऑफ काउज हैं गरीबी का फैलने का, मतलब भारत में गरीबी के फैलने का बहुत सारा कारण है। एक हिस्टोरिकल रीजन है, एक लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब अंग्रेजों के समय में बहुत कम आर्थिक विकास हुआ। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती थी उनने हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और हमारे जो इंडस्ट्रीज थे जैसे कि टेक्सटाइल उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब लोअर रेट ग्रोथ हुआ 19th और 18th सेंचुरी में, जिसके कारण हमारी देश की जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण लोगों को कम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिला, जो ग्रोथ रेट था इनकम का वो भी कम हो गया, जिसके कारण हाई। और एक और कारण है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा था उस समय में। तो ये दोनों मिलकर के ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम को बहुत कम कर देते हैं, यानी कि विकास हुआ नहीं और जनसंख्या बढ़ते गया। तो दोनों फ्रंट पे हम लोग जो हैं वो फेल हुए थे उस समय अंग्रेजों के समय में, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रमोशन था वो भी नहीं हुआ और पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हुआ, जिसके कारण गरीबी का जो चक्र था वो बढ़ते गया। और इरिगेशन, जब से सिंचाई का विकास हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर सेक्टर में भी शुरू हुए, लेकिन इनका जो इफेक्ट था वो भारत के कुछ ही भागों तक सीमित था। अब इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज खोली गई, लेकिन ये बहुत ही कम जॉब क्रिएट कर पाई। लेकिन ये क्या कर पाए कि बहुत सारे जो जॉब सीकर्स थे उनको
एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, मतलब उनको नौकरी नहीं दे पाए। तो शहरों के बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रॉपर जॉब नहीं पाने के कारण बहुत सारे कुछ दूसरे कार्य करना शुरू कर दिए, जैसे रिक्शा खींचने लगे, फेरी का काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हो गए। तो ये सब जो इरेगुलर वर्क करने लगे तो उनका इनकम जो था वो बहुत कम हो गया, और ये सब जो लोग थे वो महंगे महंगे घर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस कारण वो शहरों से दूर झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए, और इस कारण जो गरीबी की जो प्रॉब्लम्स थी वो और बढ़ गई, और रूरल फेनोमेनन मतलब गरीबी जो था इस तरीके का वो ग्रामीण क्षेत्रों में था, अब वो शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी गरीबी आ गई। अब जो दूसरा फीचर है गरीबी के रेट का वो है ह्यूज इनकम इक्वालिटीज, मतलब जो आय में जो असमानताएं हैं वो। तो सबसे बड़ा रीजन है इसका इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब लोगों को सबके पास बराबर भूमि उपलब्ध नहीं है, और दूसरे रिसोर्स जो है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं बराबर मात्रा में। इन सभी पॉलिसीज के अलावा हम लोग अब इसके मीनिंगफुल मैनर को मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो गरीबी है उसे हटाया जा सकता है, मतलब कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स है गरीबी का। तो बहुत सारे पॉलिसीज बनाई गई भूमि सुधार के लिए, और इसका एम था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबको फिर से भूमि बांटा जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, अच्छे से ये चीज लागू नहीं कर पाए बहुत सारे राज्य सरकार, जिसके कारण गरीबी जो थी वो अभी भी रही। और लैंड रिसोर्सेज जो था वो बहुत मेजर काउज है भारत में पॉवर्टी का। अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, मतलब ये जो पॉलिसीज बनाई गई है सरकार का, अगर प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो लगभग लाखों गरीबों का, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं उनके जीवन में सुधार होगा। बहुत दूसरे तरीके के दूसरे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं गरीबी के। तो अगर सोशल ऑब्लिगेशन मतलब सामाजिक अगर कर्तव्य बनाया जाए, यानी कि जब भी धार्मिक कोई सेरेमनीज हो तो भारत के जो लोग हैं मतलब जो गरीब हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए, और उन पे पैसे खर्च किया जाए, मतलब उनको पैसे से मदद किया जाए। अब स्मॉल फार्मर जो है उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है बहुत सारे एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए, जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, कीटनाशक। चूंकि गरीब लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से कुछ सेविंग कर पाते हैं, तो इस कारण पैसे की जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं, और बाद में जब वो उसे चुका नहीं पाते हैं तो वो और गरीब हो जाता है, मतलब गरीबी के कारण वो चुका नहीं पाते हैं और वो अब कर्ज के शिकार हो जाते हैं, मतलब अब कर्ज में वो डूब जाते हैं। तो इस कारण जो कर्ज है वो भी बहुत बड़ा गरीबी का कारण है, मतलब लोग कर्ज में डूब जाते हैं तो इस कारण भी गरीब हो जाते हैं। अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स यानी कि गरीबी उन्मूलन की कौन कौन सी नीतियां हैं, तो गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के दौरान। तो करेंट मतलब अभी वास्तव में जो एंटी पॉवर्टी मतलब गरीबी उन्मूलन का जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट का, वो 2 प्लैंक पे निर्भर करता है। पहला कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करना। और लगभग 30 सालों से यानी कि शुरुआती 80 के दशकों से क्या हुआ है कि बहुत कम इनकम में ग्रोथ हुआ है लोगों का, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गरीबी में भी कमी नहीं आई है। और अगर ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टीमेट देखा जाए तो ये 1950 के शुरुआत में 45% थी, जो कि शुरुआती 80 के दशकों तक भी 45% ही थी ऑफिशियल पॉवर्टी। क्योंकि 80 में भारत का जो है वो बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जो संसार का जो विकास था उससे भी तेज, तो ग्रोथ रेट जो था वो एवरेज ग्रोथ रेट 3.5% से बढ़ करके, मतलब 1917 में 3.5% से बढ़ करके 1980 to 1990 में 6% हो गया। और जो हायर ग्रोथ रेट है उसने बहुत ज़्यादा मदद किया गरीबी के उन्मूलन में, मतलब ग्रोथ रेट बढ़ने से गरीबी में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इस कारण अब ये क्लियर हो गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब लोगों के लिए जो मौका है वो बढ़ जाता है, और ये रिसोर्सेज की ज़रूरत को भी बताता है। और इन सब इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। ये सब जो पॉलिसीज हैं वो लोगों को इनकरेज करती है ताकि वो अपने बच्चों को
स्कूल भेजे, साथ साथ मतलब लड़कियों को भी स्कूल भेजे, ताकि बाद में अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न्स उन्हें मिल पाए अगर वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो। जबकि पुअर लोग जो हैं उन्हें डायरेक्ट एडवांटेज इन मौक़ों का नहीं मिल पाता है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा क्रिएट किया गया है। जबकि ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत बिलो है, मतलब जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट था उससे बहुत कम है। तो डायरेक्ट बियरिंग जो है गरीबी का, मतलब जो लोग हैं गरीब, वो डायरेक्ट गरीब लोगों को गाँवों में नहीं फायदा मिल पाता है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो किस पे डिपेंड है, तो वो खेती पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और दूसरे भी सरकमस्टेंसेज हैं, वो क्लियरली टारगेट करता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, मतलब जो दूसरा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है उसका क्या काम है। तो बहुत सारे स्कीम चलाए गए हैं जो कि पॉवर्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। उनमें से कुछ जो है वो मेंशन किए गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो कि 2005 में बनाया गया था। इसमें हर एक लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए एक सिक्योरिटी बनाई गई थी, मतलब सुरक्षा। इसका एम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, खास करके जो सूखा क्षेत्र है, उसके बाद वनों की कटाई वाला क्षेत्र है या भूमि की कटाई वाला क्षेत्र है वहाँ पे। और इसमें से 1/3 जो जॉब था वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया था। ये जो स्कीम था वो प्रोवाइड कराता था, ये जो स्कीम जो प्रोवाइड कराया कितने लोगों को, तो 220 करोड़ पर्सन को पर डे रोजगार प्रोवाइड कराया, जिसमें से 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स थे। और इनमें जो शेयर है SC ST वुमेन पर्सन का इस स्कीम में वो 23% SC, 17% ST और 53% वुमेन का। जो एवरेज वेज जो है वो इंक्रीज हो गया, 65 2006-2007 में था, वो बढ़ करके 13-14 में 132 हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एक दूसरा स्कीम है, ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। इसका एम था कि एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना ताकि जो लोग हैं वो स्वरोजगार के मौके खुद से बनाएं। तो वो ये इनके किनके लिए था, तो जो भी शिक्षित बेरोजगार युवा हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर छोटे छोटे शहरी क्षेत्रों में, उनके लिए ये उद्देश्य था। ये हेल्प करता था छोटे बिजनेसेज और इंडस्ट्रीज के सेटअप में। और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन, ये लॉन्च किया गया 1995 में। इसका एम था इस प्रोग्राम का कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में क्रिएट करना। इसका टारगेट था कि 25 लाख नया जॉब सेट किया जाए और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था। उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये लॉन्च किया गया 1999 में। इस प्रोग्राम का एम था कि जो भी गरीब लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं उन्हें एक साथ ऑर्गेनाइज करके स्वयं सहायता समूह बनाया जाए, जो कि बैंक के साथ मिल करके, बैंक से क्रेडिट लेकर के, उधार लेकर के, और उसमें गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती थी और वो अपना बिजनेस चलाएं। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY लॉन्च किया गया 2000 में। इसमें सेंट्रल जो केंद्र सरकार थी वो राज्य सरकार को अधिक पैसे देती थी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गया, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, मतलब लोगों को घर, उसके बाद लोगों को पीने के लिए साफ पानी और लोगों को विद्युत। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट स्कीम था अंत्योदय अन्न योजना, इसमें लोगों को अनाज दिया जाता था। इसमें नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल से इसको देखेंगे। और जो रिजल्ट हुआ इस प्रोग्राम का वो मिला जुला रहा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण था ये कम प्रभावशाली हुआ। लोग जो थे इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और ये अपना सही जो टारगेट था उसको पूरा नहीं कर पाया। सबसे बड़ा क्या कारण था कि बहुत सारे जो स्कीम्स थे वो एक जैसे थे, वो ओवरलैप कर गए। तो इनका अच्छा इंटेंशन होने के अलावा क्या हुआ कि लोगों को इस स्कीम का अच्छे से फायदा नहीं हो पाया और जो भी डिजर्विंग पुअर थे, मतलब जिनको ये इसका सुविधा मिलना चाहिए था, उन तक ये योजना का लाभ अच्छे से नहीं पहुंच पाया। जिस कारण हुआ क्या कि अभी कुछ सालों में प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है इन पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम की, मतलब अच्छे से लोग इसका पर नजर रख रहे हैं कि सही से इसका पालन हो रहा है या नहीं। अब चैलेंज क्या क्या है इसके सामने, लोगों के सामने चैलेंज, तो पॉवर्टी जो है वो भारत में बहुत तेजी से एक तरीके से गिरा है। फिर भी विकास के अलावा पॉवर्टी रिडक्शन जो इंडिया में है वो अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसका बहुत ज़्यादा डिसपैरिटीज है गरीबी का, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हम लोग अलग अलग तरीके के गरीबी को देखते हैं, मतलब
उनका जो रेशियो है वो बहुत अलग है प्रोपोर्शन, और खास करके अलग अलग स्टेट्स में भी। तो कुछ निश्चित सामाजिक और आर्थिक ग्रुप वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब गरीब हैं। पॉवर्टी जो रिडक्शन, मतलब गरीबी का जो रिडक्शन हुआ है वो ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट के, मतलब नेक्स्ट के 10 से 15 सालों में वो बहुत ज़्यादा हद तक गरीबी जो है वो कम हो जाएगी। और ये संभव तभी है जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो और यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पे जोर दिया जाए, मतलब लोगों को जो मुफ्त शिक्षा मिल रहा है उस पर, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम किया जाए। उसके बाद महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो हो, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो सोसाइटी के, उनको भी एम्पावर किया जाए, उनको भी सशक्त बनाया जाए। और ऑफिशियल डिफिनेशन अगर गरीबी का देखा जाए तो ये है कुछ लिमिटेड पार्ट को ही कवर करता है, यानी कि मिनिमम चीज़ों को देखा जाता है, ना कि रीजनेबल लेवल को गरीबी में। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात का वकालत करते हैं कि क्या करना चाहिए कि ह्यूमन पॉवर्टी को बृहद स्तर में देखा जाना चाहिए। अधिक जो लोग हैं, अधिक संख्या में लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अभी भी खुद को फीड करने में सक्षम हो गए हैं, मतलब खुद इतना कमा पाते हैं कि खुद को वो भोजन करा पाते हैं। लेकिन क्या उन्हें एजुकेशन मिल पाता है, क्या उन्हें आश्रय मिल पाता है, हेल्थ केयर मिल पाता है, जॉब सिक्योरिटी हो मिल पाती है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ पाता है, क्या वो अभी कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त हो चुके हैं, क्या जो चाइल्ड लेबर की जो प्रैक्टिस है वो अभी भी कॉमन है, और वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस जो है इन डेवलपमेंट का क्या शो करता है। तो यही बताता है कि जो गरीबी का जो डिफिनेशन है वो चेंज होते रहा है, और गरीबी का जो इरिडिक्शन है वो हमेशा मूविंग टारगेट रहा है वर्ल्ड का या फिर किसी भी कंट्री का। और अगर आशापूर्वक देखा जाए तो मिनिमम नेसेसरी के टर्म में, मतलब केवल इनकम के रूप में देखा गया है, मिनिमम नेसेसरी चीज हर एक चीज़ों में नहीं देखा गया है, और ये अगले दशक तक देखा जाएगा। जबकि टारगेट है कि बहुत सारे जो बिगर चैलेंज हैं वो अभी भी वही हैं, जैसे कि लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, उसके बाद जेंडर इक्वलिटी, और जो गरीब लोग हैं उनको सम्मान प्रोवाइड कराना। तो ये सब जो हैं वो अभी बहुत बड़े टास्क हैं। तो यहाँ ये जो चैप्टर था इकोनॉमिक्स का वो समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।